अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ गए हैं। उनकी समझ में कुछ चीज़ें आ गई हैं। एक छोटा सा उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सुना के फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है कि इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज होगी अमेरिका की। तो अब तक अमेरिका की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। इंग्लिश को उन्होंने ऑफिशियली नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री के लिए, और इन्होंने ये शुरू किया है। यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ बिल्कुल खड़ा हो गया है और अमेरिका ज़ेलेंस्की से पीछे हट गया है। ये रशिया यूक्रेन वार की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका असर बहुत आगे तब्दीली में नज़र आएगा। यूरोप के इस कदम से पहले मैं आपके सामने बता दूं कि अमेरिका के सेनेटर माइक ली ने कहा है कि अमेरिका को फ़ौरन नेटो से अलग हो जाना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो ये है कि नेटो का टोटल बजट है 1.3 ट्रिलियन, जिसमें से 860 बिलियन अमेरिका देता है। यानी आप यूँ समझ लें 65% अमेरिका देता है अकेला। बाकी सारे जो 30 कंट्री हैं वो मिल के 35% बजट देते हैं। तो अमेरिका का नेटो से अलग होने का मतलब होगा कि नेटो फारिग हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी टूट फूट का शिकार है और नेटो भी। ज़ेलेंस्की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बेइज्जत होने के बाद, धक्के मार के निकाले जाने के बाद यूरोप पहुंचे, लंदन पहुंचे। लंदन में केयर स्टारमर ने उनसे मीटिंग की, किंग चार्ल्स से भी वो मिले। केयर स्टारमर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बूट्स भी ग्राउंड पे लाने को तैयार हैं और स्काई में भी होंगे। यानी हम अपनी एयरफोर्स और रेगुलर मिलिट्री ब्रिटिश आर्मी को यूक्रेन भेजने को तैयार हैं। लेकिन आगे उन्होंने साथ में एक जुमला ऐड कर दिया कि अगर अमेरिका भी इस जंग में साथ होगा। तो अमेरिका तो नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप तो क्लियर हैं इस मामले में कि हम इस जंग से अलग हैं, हम सिर्फ पीस चाहते हैं। First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Not every nation will feel able to contribute, but that can't mean that we sit back. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. We're working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. And let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now, we need to deliver together. Finally, we agreed that leaders will meet again very soon to keep the pace behind these actions and to keep working towards this shared plan. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. Thank you. फिर यूरोपियन यूनियन की समिट कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब यूरोपियन कंट्री के मेंबर कंट्री नहीं शामिल हुए थे, लेकिन काफ़ी सारे थे।
लेकिन इन सब की आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल झुके हुए हैं, थके हुए हैं, और इनके लिए अब ज़्यादा अरसा यूक्रेन की मदद करना मुमकिन नहीं। इंग्लैंड ने $2.2 बिलियन के हथियार देने का वादा किया है एज ए लोन। अब देखें, ट्रंप के मुख्तलिफ चीज़ों के बाद ये लोग भी अब लोन की बात करते हैं कि ट्रंप कहता था भाई हमने $350 बिलियन दिए, हमें वो वापस चाहिए, हमने कोई तोहफे में नहीं दिए, हमने तुम्हारी मदद की थी उस सूरत हाल में, हमें वो पैसा वापस चाहिए। तो ये भी अब एज ए लोन की बात कर रहे हैं। और यह है कि बात है यूक्रेन के मिनरल्स की। देखें, यूक्रेन वैसे तो एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसकी ज़मीनों में बहुत मिनरल्स हैं, इसके पास गैस का काफ़ी हिसाब किताब है, फिर इसके फूड ग्रेन्स भी काफ़ी हैं। फूड ग्रेन्स, गैस आज के ज़माने की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक हैं, कुछ हैं। बाकी जो इसकी मिनरल्स हैं जिसमें लिथियम वगैरह, वो आज की तरक्की की दौर में आप देख रहे हैं हर चीज़ बैटरी पे चल रही है, हर चीज़ चार्जेबल इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, और वो सब यूक्रेन की ज़मीनों में दफन है। ट्रंप ने कई बार कोशिश की कि ज़ेलेंस्की के साथ मुआहदा हो जाए मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन का। ट्रंप से मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई थी मार्क रोबियो के साथ, और उसमें डील तकरीबन तैयार थी, लेकिन चूँकि ज़ेलेंस्की ने एक तरह से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई तो उसमें वो बार बार जंग को आगे बढ़ाने की बात करता था। यूरोप पहुंचने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन डिमांड कर दी कि मुझे $250 बिलियन चाहिए। तो ट्रंप बार बार कह रहा है कि यार ये जंग तुम लोग नहीं जीत सकते। अमेरिका 3 साल से पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरी दुनिया मदद कर रही है, इसके बावजूद रशिया ने यूक्रेन के कई इलाके पे कब्जा कर लिया। यूक्रेन कुछ भी नहीं कर सका, और कुछ नहीं कर सकते कि रशिया इज़ ए वेरी बिग पावर, और अगर आप इसको दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाते हैं तो इससे दुनिया का बहुत ही मामला ख़राब होगा। तो ट्रंप आई थिंक इज़ राइट के ये वक्त मुनासिब है। आप देखें, भारत का शुरू से एक ही स्टैंड रहा है कि किसी सूरत भी सीज़ फायर होना चाहिए, जंग ख़त्म होनी चाहिए, एक पीस एग्रीमेंट होना चाहिए, और यही पूरी दुनिया के लोगों की ख्वाहिश है। लेकिन पता नहीं क्यों यूरोप एक तरह से ब्लैकमेल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि पुतिन के इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइंस हैं, वो यूरोप पे कब्ज़ा करना चाह रहा है। ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। यूरोप को एहसान याद रखना चाहिए कि यही सोवियत यूनियन था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी यूरोप के लिए रशिया ने दी है। अमेरिका तो बहुत एंड पे आया है। अमेरिका की फ़ौजें तो जब जंग का तकरीबन फैसला हो गया था, हिटलर तकरीबन हार चुका था, सब ख़त्म हो चुका था, तब जाके अमेरिका की फ़ौजें नॉर्मंडी फ्रांस पे आके उतरी थी। अमेरिका तो बहुत बाद में आया है। अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री में कोई ख़ास किरदार नहीं कहा जा सकता कंपेयरिंग टू रशिया, सोवियत यूनियन। तो यह है कि रशिया का ऐसा कोई, मतलब ये बेवकूफ़ी की बात होगी कि आप कहें कि रशिया यूरोप पे कब्ज़ा करना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो यह है कि ऐसे में मैं समझता हूँ कि यूरोप ने भी जो अभी ये जो सपोर्ट का ऐलान किया है, उसमें भी आए बाएँ शाएँ बहुत है। विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि नहीं, हम इसमें बिल्कुल पीछे हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ये गलत कदम होगा। स्लोवेकिया ने अपनी मिलिट्री एड बिल्कुल बंद कर दी यूक्रेन को। फ्रांस की अपोजिशन लीडर मैरिन लोपेन, जो कि चांसेस हैं कि 2027 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बन जाए, उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल जंग नहीं जारी रखनी चाहिए, पीस इज़ नेसेसरी, और पीस ही आखिरी एक रास्ता है इस इलाके से जंग को ख़त्म करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। रशिया का गैस, फूड ग्रेन और इम्प्रेशन जो है वो यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यूरोप बजाय इसके कि
यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप देने के मामले पे ये सारा मामला हुआ है। अगर ये फजूल सा एक काम ना करते और रशिया से दोस्ती रखते तो आज यूरोप की जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इतनी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, उनसे बचने का बड़ा एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन यह है कि ये लोग भूल जाते हैं या हमें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यूक्रेन के क्राइसिस शुरू होने से पहले गार्डियन अखबार लिखता था, वेलकम टू यूक्रेन, द मोस्ट करप्ट नेशन इन यूरोप। रॉयटर्स लिख रहा था, यूक्रेन्स न्यो नाजी प्रॉब्लम। वॉक्स मैगजीन लिखता था, ए यूक्रेनियन कॉमेडियन टर्न्ड प्रेसिडेंट इज एम्ब्रॉयल्ड इन ट्रम्प्स इम्पीचमेंट मेस। न्यू यूरोप लिखता था, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट्स रूल बिकम्स इंक्रीजिंगली करप्ट एंड ऑथोरिटेरियन। और अब यही गार्डियन लिख रहा है कि द फाइट ऑफ यूक्रेन इज ए फाइट फॉर लिबरल आइडियल्स। यही रिटेल लिख रहा है कि फॉर फॉरेन फाइटर्स यूक्रेन ऑफर्स पर्पस, कॉमरेडरी एंड ए कॉज। CNN लिखता है, यूक्रेनियंस आर गिविंग 2 लेसन्स इन डेमोक्रेसी दैट अमेरिकन्स हैव फॉरगॉटन। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, ज़ेलेंस्की द टीवी प्रेसिडेंट टर्न्ड वॉर हीरो। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं या खुद बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको याद होगा कि पनामा लीक्स पेपर्स निकले थे जिसमें पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के करप्शन के हवाले से चीज़ें रखी गई थी। 336 पॉलिटिशियंस के नाम आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा यूक्रेन के पॉलिटिशियंस के नाम थे 38 यूक्रेन के पॉलिटिशियंस। इतने से यूक्रेन के पॉलिटिशियंस के नाम मौजूद थे, जबकि रशिया इतना बड़ा है यूक्रेन के सामने, उसके सिर्फ 19 थे। तो सोच लें कि कितना करप्ट और वो था यूक्रेन। ये आप देखें कि डिफेंस ऑफ यूक्रेन, द नेकेड क्लाउन कॉल्ड Volodymyr Zelensky is dreaming of becoming the president of Ukraine. If this American stooge who knows nothing about foreign and defense policy succeeds in his plan, he will destroy our nation with the help of NATO. Don't vote for this. अब आप देखें कि ये इलेक्शन से पहले इसके बारे में ये चीज़ें थी, जंग से पहले इसके बारे में, अब अचानक वो वॉर हीरो बन गया है, अचानक वो करप्शन से फारिग हो गया है। इसकी मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टीज यूरोप, अमेरिका वगैरह में मौजूद हैं। ये इसकी बीवी मॉडल है और फर्स्ट क्लास पूरी दुनिया में मॉडलिंग कर रही है, सब कुछ है। आम यूक्रेन का हाल ये है कि यूक्रेन में अब जंग लड़ने के लिए इनके पास लोग नहीं है। और ये है कि हमारी जो अर्सला वॉन डर लेyen है, जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, वो कह रही हैं कि ये जंग जारी रहेगी। और ये तुम्हारी बहादुरी है ज़ेलेंस्की, जिसके पीछे हम खड़े हैं, फलान ढुमकान। इस औरत को यूरोप में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। 40,000 people are dead because of you. You're a war criminal. You're a war criminal, and you're doing propaganda for the EU. You're talking about democracy and women's rights. This is not what the EU is about. You're a war criminal. Call for a ceasefire now. Call for a ceasefire. ये कहीं भी जाती है तो इसको गालियां मिलती हैं, क्योंकि ये एक अनइलेक्टेड पर्सन है, नॉमिनेटेड है। डायरेक्ट इलेक्शन में यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट जो उधर से बनती हैं। लेकिन ये है कि यूरोप के ये लीडर पता नहीं क्यों यूरोप को एक खुदकुशी की तरफ, एक आत्महत्या की तरफ लेके जा रहे हैं। और ख़ुद अब यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओलेक्जेंडर दुबिंस्की ने कहा है कि इमरजेंसी सेशन यूक्रेन पार्लियामेंट का बुलाया जाए और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि इसने शाउटिंग मैच रखा था वॉशिंगटन में, ओवल ऑफिस, वाइट हाउस में। तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट अब अपना गंदा खेल ज़्यादा अरसा जारी नहीं रख सकेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हमें अब
पुतिन के बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा परेशान होना चाहिए माइग्रेंट्स, रैप गैंग्स, ड्रग लॉर्ड्स, मर्डरर्स और जो मेंटल इंस्टीट्यूशन से निकाले हुए लोग हमारे मुल्क में भेजे जा रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। हम यूरोप जैसा नहीं बनना चाहते, यानी यूरोप इतना तबाह और बर्बाद हो चुका है। देखें प्रेसिडेंट ट्रंप जो बातें कर रहे हैं ना, वो सोच की आम आदमी को सोच की तरफ लेके जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को बिल्कुल कोई चॉइस नहीं है इसके पास, इसको आके ट्रंप की कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। इसने कहा कि हम अमेरिकन यूक्रेन के मामले में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसलिए कि हम उसकी माइनिंग इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। अगर अमेरिकन कंपनीज यूक्रेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अमेरिकन कंपनीज यूक्रेन में अगर माइनिंग करेंगी, तो आप खुद सोचें कि इस माइनिंग में जब अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन लोग, अमेरिकन पैसा इन्वॉल्व होगा, तो रशिया तो हमला कभी भी नहीं करेगा यूक्रेन पे, क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट है। अगर रशिया हमला करता है तो लाजमी फिर अमेरिका को अपनी आर्मी को भेजना पड़ेगा और हम यूक्रेन का डिफेंस करेंगे। तो मैं बार बार जब आपसे कह रहा हूँ कि आप ये जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, मिनरल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लें, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप कह रहे हैं मैं सीज़ फायर नहीं करना चाह रहा, सीज़ फायर सिर्फ एक सूरत में होगा कि हमें गारंटी मिले कि रशिया हम पे हमला नहीं करेगा। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी कि जब वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज मौजूद होंगी, अमेरिकन लोग मौजूद होंगे, अमेरिकन फाइनेंस मौजूद होगा, तो अमेरिकन इंटरेस्ट मौजूद होगा। फिर रशिया का पुतिन कभी भी यूक्रेन पे हमला करने का सोच नहीं सकता कि वो फिर हमला अमेरिका पे तस्वुर होगा और अमेरिका की आर्मी फुल फ्लेज लड़ेगी उस पर। तो बात इसकी बिल्कुल सही है। और जहाँ तक यूरोप की भी बात है, तो देखें यूक्रेन 100 ईयर पार्टनरशिप डिक्लेरेशन हो गई है, उसमें भी बात निकली है माइनिंग के ऊपर कि हम सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन Ukrainian officials for mining strategy and necessary regulatory structure required to support establishment of mining group वगैरह वगैरह। यानी आप यूँ समझ लें कि सारा खेल यूक्रेन में माइनिंग का है, मिनरल्स का है, और ट्रंप कह रहा है कि हम यहाँ भी माइनिंग करेंगे और रशिया भी कह रहा है कि आप अपनी कंपनीज रशिया में लेके आएँ। अब एक मिसाल है कि अमेरिकन कंपनीज अगर यूक्रेन और रशिया में इस्टेब्लिश होती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ माइनिंग करती हैं, तो क्या रशिया जंग करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या रशिया जंग करेगा। दूसरा ये है कि देखें दुनिया जिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जो आज बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज, ड्रोन्स, ये सब चीज़ें बन रही हैं। रोबोटिक वर्ल्ड एक नया खतरा है दुनिया के लिए। वो रोबोट भी सारे बैटरी से चलते हैं। उस बैटरी के लिए रिक्वायरमेंट जो है माइनिंग मिनरल्स की, वो माइनिंग के ज़रिए इस वक्त क्या है कि चाइना का दुनिया के इस मिनरल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए और वो माइनिंग कर रहा है अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से। और ट्रंप कह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि अगर ये प्रेशियस मिनरल्स के ऊपर अगर चाइना का पूरी दुनिया में कंट्रोल हो गया तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और हमें बजाय इसके कि हम जंगों में अपना पैसा डालें, अपने लोगों को मरवाएं, यूरोप और अमेरिका को चाहिए कि इस सेक्टर की तरफ जाए, पीस को लाके हम वहाँ से मिनरल्स निकालें और उन मिनरल्स से दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उसकी तरफ जाएं। देखें मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसने वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में जो झगड़ा हुआ, हिस्टोरिकल झगड़ा था अमेरिका के हिस्ट्री में, इतना सख्त रवैया दो प्रेसिडेंट्स के दरमियान नहीं हुआ। और ये सब ने देखी होंगी कि मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा कि वो सारी वीडियोस दिखा के, वो मैंने कोई 10 बार देखी हैं वो वीडियो, क्योंकि दैट इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। और वो सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं
और उसके मीम्स भी इतने बने, सब कुछ है, लेकिन ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में कम से कम मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ राइट और उसने बिल्कुल सही एक स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है और यही मुनासिब है दुनिया के लिए कि आगे बढ़ें और बेवकूफ़ी वाले काम ना करें। यूरोपियन यूनियन ने प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की की उस ओवल ऑफिस में झगड़े वाली मीटिंग के बाद सारे लीडर्स ने कॉपी पेस्ट एक मैसेज किया। जैसे भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग और फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान हम देखते थे कि लाइन से एक ही वर्डिंग के साथ ट्वीट्स आती थी, तो यूरोप के सारे लीडर्स एक ही वर्डिंग फुली स्टॉप कोमा मिला के भी सेम टू सेम कट पेस्ट नज़र आ रहा था, वो चीज़ की है। तो ये सब एक नज़र आ रहा है कि एक इकोसिस्टम इनसे ये सब करवा रहा है और ये इकोसिस्टम दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और इससे हमें आगे सबक हासिल करना चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे विनती है कि अपनी सपोर्ट जारी रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट।